वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। आज हमको पढ़ना है कि 1858 के बाद हमारे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और ब्रिटिश की पॉलिसीज़ कैसी थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में बात करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश। You have learned in chapter 3 how the heroes of the first freedom struggle laid their lives and gave a severe jolt to British rule by showing their might and determination to shake the foundation of the British। आप लोगों ने ये देखा है, चैप्टर 3 में पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई, उसमें किस प्रकार से ब्रिटिश की जो फाउंडेशन था उसको तोड़ा गया, उसको किस प्रकार से कमज़ोर किया गया, ये आपने पढ़ा है। दो ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द स्ट्रगल ऑफ 1857 बट दिस स्ट्रगल वॉज द वार्निंग बेल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम मानते हैं यहाँ पे कि 1857 की जो स्ट्रगल हुई थी, उस स्ट्रगल को दबा दिया गया था ब्रिटिश द्वारा। दबाने के बाद भी ये कंफर्म था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये क्या थी? वार्निंग बेल थी, ये चेतावनी थी कि अब इस प्रकार के रिवॉल्ट होते रहेंगे, अब ज़्यादा दिनों तक आप शासन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ से बताई गई थी। न्यू फेज बिगेन इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से इंडियन हिस्ट्री का एक नया फेज स्टार्ट होता है। The British government was under pressure and so they decided to make important changes in administrative setup। अब होता क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये अब प्रेशर में आ गई, क्योंकि लगातार रिवॉल्ट होते जा रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है, लगातार विद्रोह कर रहे हैं लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये तो समझ गई थी कि ये एक वार्निंग बेल है, अब वो इस प्रकार से शासन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो शासन करने के नियम थे, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बदलाव लाए। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो किस प्रकार का था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड बाय द रेजिमेंट एंड रिवॉल्ट against the British during first freedom struggle squarely blamed East India Company। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अंदर क्या आ गया, डर आ गया था, वो डर गई थी। वो उसने क्या देखा था, उसने जो रिवॉल्ट देखे थे तो ये समझ गई थी कि अब ज़्यादा दिन तक हमारा शासन नहीं रहेगा। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बाद उसके मन में अब ये डर आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी और उसने पूरी तरह से ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया था? पूरे रिवॉल्ट्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। द ब्रिटिश हेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1857 स्ट्रगल। ब्रिटिश ने क्या किया, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन सबको रिस्पॉन्सिबल बताया कि ये जो 1857 की स्ट्रगल हुई किसके कारण हुई। उसने क्या बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, उन्हीं पॉलिसीज़ के कारण केवल ये रिवॉल्ट हो रहे थे। Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end and forever in India। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस थे, उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को इंडिया में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। द एक्ट ऑफ 1858 में एक एक्ट आया था, इसलिए उसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ 1858। इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में चेंजेज इम्प्लीमेंट करने के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द चार्टर एक्ट इन 1858 नोन एज एक्ट ऑफ 1858। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसको ख़त्म किया, और दूसरा क्या किया, जो रूल्स और रेगुलेशन ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इटसेल्फ थे, उसमें जब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, और एक्ट का नाम क्या था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट नाम था, 1858 में उसने इसको पास किया। और
इस एक्ट को क्या नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट को एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग पॉइंट्स वर कॉर्पोरेटेड इन द ऑर्डिनेंस। और इस एक्ट में क्या क्या पॉइंट रखे गए थे, इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या बताया गया था, क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, वो अब आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था, जो उसका शासन चल रहा था, उस पूरे शासन को खत्म कर दिया। द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन का जो कंट्रोल था, वो पहले किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया इंग्लैंड के क्वीन के पास। द वाइसरॉय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन इन इंडिया। इसके बाद जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में एक वाइसरॉय बनाया गया इंडिया में। A post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control over administration in India. इसके बाद इंग्लैंड में सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई और उसकी एक काउंसिल का तैयार की गई। एक सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई और एक कमेटी बनाई गई जो इस पोस्ट के साथ एक काउंसिल की तरह वर्क करेगी। किसके लिए? इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए। द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो इंडिया का सेक्रेटरी था, उसके काम क्या थे? उसके पूरे वही काम थे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में होने चाहिए थे। क्वीन प्रोक्लेमेशन। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे और ये लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ प्रोक्लेमेशन which was read out by Governor General Canning at a दरबार in इलाहाबाद। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया था जिसे पढ़ा गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। कहाँ पे? इलाहाबाद में एक दरबार में। दरबार है ना इलाहाबाद। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन कंटेन। जो क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन दिया था, जो प्रस्तावना दी थी, जो बताया था, जो आदेश दिया था, उस आदेश में क्या क्या था? एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया का कोई भी नया स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एनेक्स नहीं किया जाएगा। It also promised to pay due respect to age-old customs and traditions of India. दूसरा क्या बताया गया? जो इंडिया का कस्टम्स है, जो इंडिया की ट्रेडिशंस है, उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। रेस्पेक्ट देने का उसने क्या किया? प्रॉमिस किया। जस्टिस विल बी इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। जो न्याय है वो इक्वालिटी के बेसिस पे दिया जाएगा, बेनोवॉलेंस के रूप में दिया जाएगा और रिलीजियस टॉलरेंस के रूप में। It promised not to disclaim the rights of Indian princes and their rights would be protected. और क्या कहा गया? जो इंडिया की प्रिंसेस थी उनको डिस्क्लेम नहीं किया जाएगा और जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी प्रोटेक्टिव रहेंगे। There will be no discrimination on the basis of caste, religion to enter the administrative service. किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंटर करने के लिए ना आपके साथ कास्ट के रूप में, ना ही आपकी रिलीजन के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट प्रॉमिस्ड टू टेक मेजर्स फॉर मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ये भी प्रॉमिस किया गया कि इंडिया की मोरल और मटेरियल प्रोग्रेस भी की जाएगी, प्रगति भी की जाएगी। इंडियंस एंड द ब्रिटिश विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स।
इंडियंस और ब्रिटिश दोनों एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज वेलकम्ड इन इंडिया, और इस प्रोक्लेमेशन को इंडिया में वेलकम किया गया, इसका स्वागत किया गया। द एजुकेटेड क्लास इन इंडिया lauded the proclamation, but it was a hoax. In fact, British government did not take up any welfare measures for India. ये प्रोक्लेमेशन तो आ गया था, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इनको फॉलो नहीं किया था। द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज एबव द इंडियन इंटरेस्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो इंटरेस्ट था, जो वो चाहती थी, वो क्या चाहती थी, हमेशा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अच्छा था वो पहले किया जाता था, इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता था। मीन्स इंडियन के इंटरेस्ट के कोई ख्याल नहीं था और ब्रिटिश के इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाता था। द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ब्रिटिश का कंट्रोल किस प्रकार से था। बाय दिस टाइम द ब्रिटिश एम्पायर हैड आल्सो स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस समय जो ब्रिटिश एम्पायर था वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अब बढ़ने लगा था। In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in other parts of the world. अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन को अदर पार्ट में जो ब्रिटिश को कमी लगती थी या ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट हुआ करते थे अपने आप को सेटल करने के, उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज करते थे वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। इंडियन रिसोर्सेज वर बी यूज टू बियर द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश वॉर्स अगेंस्ट अदर नेशन। इंडिया के रिसोर्सेज को जो ब्रिटिश की अदर नेशन के साथ वॉर्स हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे, उसके लिए भी यूज किया जाता था। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकला कि जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पूरा का पूरा किसके पास है, ब्रिटिश के पास है। India Secretary and Secretariat. Under the Act 1858, the post of the Secretary of India was created. 1858 एक्ट के बाद इंडिया में सेक्रेटरी की पोस्ट को बनाया गया। एंड ही वॉज गिवन ऑल द अफेयर्स ऑफ इंडिया, और उसे इंडिया के सारे अफेयर राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए। ही यूज टू मैनेज इंडियन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड वॉज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। और वो क्या काम करता था, वो इंग्लैंड से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, और जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई भी जाती थी, क्या क्या काम आपने किया या किस प्रकार से कंट्रोल किया, पूरा अकाउंट डिटेल आपको देनी होती थी। अ 15 मेंबर काउंसिल वॉज फॉर्म टू असिस्ट हिम, और उसकी मदद के लिए एक 15 मेंबर की टीम बनाई गई थी। दिस ऑफिस वॉज नोन एज इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड, और इस ऑफिस को इंडियन सेक्रेटरीट ऑफिस कहा जाता था इंग्लैंड में। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया ऑफिस, और इसको इंडिया ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था। इट हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ दिस ऑफिस वर बोर्न बाय द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, और इस डिपार्टमेंट की जो सैलरी थी और जो एक्सपेंसेस थे वो कहाँ से आते थे, वो जो इंडिया से टैक्स लिया जाता था उनसे इनकी सैलरी दी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइस रॉय और हिज काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हमको केवल इतना ही पढ़ना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।